नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछले लगभग 2 वर्ष से आप इस चैनल पर पुलिसनामा के अंतर्गत न केवल पुलिस विभाग के रोचक किस्सों का लुत्फ ले रहे हैं, बल्कि प्रशिक्षण से जुड़े अनेक कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण के साथ साथ व्यक्तित्व विकास से जुड़े वीडियोस का लाभ भी लेते आ रहे हैं। दोस्तों, वर्ष 2022 में हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विरासत। इसमें आप रूबरू होंगे पुलिस विभाग के ऐसे अधिकारियों से जिन्होंने अपने सेवा काल में कर्तव्य के नए प्रतिमान स्थापित किए। आप उनसे जानेंगे सेवा काल के कई रोचक किस्सों को, साथ ही सीखेंगे अनेक अनुभवों से ऐसा भी बहुत कुछ जो विभाग में आपको एक नई राह दिखाएगा। तो लीजिए, विरासत आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विरासत में। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रिटायर्ड एडिशनल एसपी कृष्ण कुमार रजक से। तो चलिए मिलते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। जो आपकी कैरियर की शुरुआत हुई है उसी से एनकाउंटर शुरू हो गए, मतलब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गए थे आप। तो गोली से डर नहीं लगता था, क्या था? देखिए, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो नहीं था, मगर हाँ, इनकाउंटर के कारण ही मेरा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ था। अच्छा, और पहली पोस्टिंग में? पहली पोस्टिंग मैं 1/4/1978 को जब सब इंस्पेक्टर की पूरी ट्रेनिंग करने के पश्चात मेरी पोस्टिंग जिला पन्ना में हुई थी। और पन्ना जिला में प्रोबेशनर पीरियड पूरा होने के बाद मुझे एज ए प्रोबेशनर एसओ रायपुरा बनाया गया था। तो उस समय जब मैं पन्ना जिले में मेरी पोस्टिंग हुई तो उस समय पूरे बुंदेलखंड में 12 या 14 गैंग ऑपरेट कर रही थी, जिसके कारण से एक तो बुंदेलखंड जिला थोड़ा सा गरीबी के कारण भी वहाँ जो देहात है वहाँ जो उस समय पानी कम गिरता था, फसलें कम आती थी, एक ही फसल किसान ले पाता था, दूसरी फसल के लिए उस समय नहरें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो इस कारण से गरीब था। तो जो देहात के जो सेठ लोग हैं जो देहात में रहते थे उनको डकैत लोग परेशान करते थे और उनसे पैसे वसूलते थे। इसलिए धीरे धीरे देहात में रहने वाले अमीर आदमी शहरों की तरफ भागने लगे थे। और उस समय बुंदेलखंड में कई गैंग ऐसी थी जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो वैसे ही एक G12 गैंग का नाम था, G12 गैंग उस समय मेरे थाना क्षेत्र में और उस ज़िले में पूरे में ऑपरेट कर रही थी। तो फिर हमने प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद हमने अपने मुखबिर तैयार किए। मुखबिरों को मैंने बताया कि तुम एक काम करना, इस गांव में एक बाज़ार लगता है, उस बाज़ार में तुम जाके वहाँ मुझे मिलना और मेरे ऊपर, क्योंकि मुखबिर भी उनका दुश्मन था। अच्छा, जिसको मैंने गैंग का उससे थोड़ी दुश्मनी थी, बाद में फिर उनकी मित्रता हो गई थी। तो मैंने कहा तुम मेरे ऊपर फायर करना और फायर करके भागना, जिससे डकैतों को ये विश्वास हो जाए कि ये पुलिस के ऊपर फायर करके भागा है, तो वो फिर जल्दी तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर लेंगे। अच्छा, हमारा प्लान कामयाब हुआ और जाके गैंग में सम्मिलित हो गया। और गैंग में सम्मिलित होने के बाद वो हमें सूचनाएं देने लगा। 25 दिसंबर की शाम हो चली थी, अच्छी ठंड पड़ रही थी। ठंड पड़ने और बारिश होना शुरू हो गई थी। अच्छा। रात के 9-10 बज रहे थे। मुखबिर आया हमारे पास कि साहब गैंग फलां जगह रुकी हुई है और मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया, अब आपको अपनी कार्रवाई करना है। अच्छा। हम लोगों को पानी गिरने से फ़ायदा ये हुआ कि जो सागौन के पत्ते थे वो उन पे पैर रखने से उनकी आवाज़ आती थी, चर चर चर, वो पत्तों पे, मगर पानी गिर जाने के कारण वो सब नम हो गए थे। हम लोगों ने हमारे साथ सिर्फ जो फोर्स थी उस फोर्स को हमने अलर्ट किया, और अलर्ट कुछ SF थी हमारे साथ और कुछ थाने का बल था। और जाके जैसे ही देखी कि एक जगह से आग जल रही है और आग जल रही, उनका गैंग का एक जो साथी जिसे गैंग अपना चौकीदार के रूप में, पहरेदार के रूप में लगा थे, उनने लगाया हुआ था। और जैसे ही उस थोड़े से उसको आहट आई और उन्हें देखा तो हम लोगों के ऊपर उसने फायर किया। इधर से हमारे साथियों ने भी गोली चलाना शुरू कर दी। और मतलब
उनके पास जो बंदूकें थी और हम लोग के पास जो हथियार थे, हम लोग के पास टीएमसी और स्टैन गन वगैरह थी हमारे स्टाफ के साथ, रिवॉल्वर थी, और उनके पास 12 बोर 315 वगैरह राइफल वगैरह थी। तो जैसे इनकाउंटर हुआ तो उधर से गोली चली, इधर से भी गोली चली, और गोली चलने के बाद जब बाकी जो डकैत थे 6-7 के लगभग थे तो बाकी भाग गए। 1-2 डकैत जो मर गए, हम लोगों ने जाके उनको कब्जे में लिया। कितने मिनट ये जो गोलीबारी का सिलसिला ये कितने मिनट लगभग था? 10 या 12 मिनट से इससे ज़्यादा का टाइम नहीं हुआ वहाँ, और दोनों बच्चों को सुरक्षित हम लोगों ने वहाँ से बचाया, अपने कब्जे में लिया। इतने में एसपी साहब भी उसी मूवमेंट में थे, वो भी आ गए, और हम लोगों ने समझा हमारा इनकाउंटर बड़ा सफल हुआ। एसपी साहब ने भी बड़ा धन्यवाद दिया उसमें। फिर आपने भोपाल में भी जब आपकी पोस्टिंग थी वहाँ पे भी आपने एनकाउंटर? ये पर्वत सपेरा का इनकाउंटर हुआ था। हमारे एडिशनल एसपी सक्सेना साहब थे, और एसडीओपी मैं था, टीआईएस के पंथी थे इन लोगों ने सबने, और जो हमारे और साथी थे चैन सिंह, रघुवंशी, करमवीर सिंह, इन सब ने करके प्लान बना के, क्योंकि पर्वत सपेरा इतना खूंखार डकैत टाइप का था कि ये विदिशा जिले को ज़्यादा टारगेट करता था, और विदिशा जिले में ऐसी जगह टारगेट करता था जो कुओं पे जो मकान बने थे। खास कारण था उसका? उसका कारण ये था कि कुओं पे मकान बना है, एक मकान बना है, और महिलाएं वहाँ रहती थी, और उन महिलाओं के पास जेवर रहते थे। तो ये क्या करता था कि वहाँ जाके वहीं मुर्गा कटवाता था, वहीं दारू पीता था, वहीं महिलाओं के साथ बलात्कार करता था, और फिर उसके बाद लूट के चला जाता था। तो मैडम ने जब सुना, अनुराधा शंकर मैडम ने, उन्हें निर्देशित किया कि हर हालत में इसको आप पकड़ो, जैसे भी जो भी हो आप करो, और मुझे 15 दिन में ये काम होना। तब उनने इस तरह से हम लोगों सबके लिए उत्साहित किया और बताया, तो हम लोगों ने मेहनत करके मुखबिर लगा के पर्वत सपेरा का इनकाउंटर हुआ, और उसके साथी भी अन्य पकड़े गए, उसके यहाँ से हथियार भी बरामद हुए। इसके साथ एक और घटना जो आपने जिक्र की थी जिसमें पुलिस की काफी बदनामी हुई थी, और उसका आपने सही विवेचना कर पुलिस को न्याय दिलवाया था आपने। ये घटना 20/10/2014 की है। महू जिला इंदौर के रहने वाले राजेश मिश्रा, उनकी पत्नी सीमा मिश्रा, पिता भगवती मिश्रा, और 6-7 आदमी, ये लोग एक जायलो गाड़ी से ये लोग गए थे प्रतापगढ़ जिला में। भगवत कथा का कार्यक्रम था उनके गांव में, और कार्यक्रम पूरा करके ये लौट रहे थे। रात के लगभग 10-11 बजे की बात है। जब गुना बाईपास से ये लोग निकल रहे थे तो सामने से एक जानवर आ गया, और जानवर के आने से वो गाड़ी बहक गई और जाके वो पलट गई, 3-4 पलटी खाई। तो उसमें जो 6-7 आदमी थे उनमें काफ़ी मतलब घायल हो गए, और उसकी पलटने की आवाज़ सुनकर जो बगल में वहाँ झुग्गी वाले रहते थे वो सब आ गए। उनने देखा तो उनने तत्काल गुना कंट्रोल रूम को खबर किया। गुना कंट्रोल रूम ने कैंट थाना पुलिस को भेजा, और कैंट थाना प्रभारी शर्मा और अपने बल के साथ वहाँ मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँचने के बाद तत्काल उनने घायल को और जो भी वहाँ मृत हो गए थे उनको उठाया, और अस्पताल, गुना अस्पताल उनको भेजा गया। सीमा मिश्रा जब अस्पताल वहाँ पहुँची तो वहाँ कुछ पत्रकार वहाँ आए। उनने पत्रकारों को, जिसमें दैनिक दबंग नई दुनिया के पत्रकार थे, उनको अपने स्टेटमेंट में बताया कि हम लोग एक्सीडेंट में सब वहाँ घायल पड़े थे, और जो गुना की पुलिस आई थी वो हम लोगों को बचाने की अपेक्षा, अस्पताल भेजने की अपेक्षा, मेरे पति की जेब से 45,000 रुपया, मेरे ससुर की जेब से 22,000 रुपया, मेरी ननंद के दोनों मंगलसूत्र सोने के, कान के टॉप्स, और मेरी सास की पायजेब इनने उतार ली, और इनने हम लोग पुलिस पर उन्होंने लूट का आरोप लगाया। गुना में घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन बस्ती वालों से जो घटना के बाद तत्काल वहाँ मौके पे पहुँच गए थे, उनसे बातचीत की। गुना अस्पताल पहुंचकर अस्पताल के जो सीपर वगैरह हैं और डॉक्टर हैं और जो भी वहाँ अटेंडेंट वगैरह रहे हैं जो गाड़ी में रख के ले गए थे घायलों को, उन सब से बातचीत की, और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज और अस्पताल में जो भी कर्मचारी थे उन सब के कथन लिए, बारीकी से कथन लिए। और कथन लेने के पश्चात हम लोग सीमा मिश्रा के घर महू जिला इंदौर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद सीमा मिश्रा के भी कथन लिए। सीमा मिश्रा के कथन लेने के पश्चात पांडे, जो आशा पांडे के पति थे, देवनाथ पांडे,
उनसे पूछताछ की और उनको बताया कि भाई ये जो जेवर चोरी का आरोप सीमा मिश्रा लगा रही हैं, ये सब जेवर आप अपनी पत्नी के, आपकी पत्नी आशा पांडे के हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात आप ही तो उनके कान से और गले से सब उतार के आप अपनी जेब में रख रहे हो। ये देखो फुटेज देखिए। तो ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था। हाँ, कैद हो गया था और वो फुटेज मैंने वहाँ से ले लिए थे। तो ज़्यादा ना नुकुर करते 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 जब उनको खूब समझाया तब वो मान गया और कहा कि सर वो जिस पैंट को एक्सीडेंट जब हुआ है हम पहने थे उसी में पड़े होंगे। वो घर गया, वो पैंट लेके आया और उसमें से हम लोगों ने पूरा वो जेवर पैंट में से निकाल के बरामद किया था। सर, जब आप ब्यावरा में पोस्टेड थे वहाँ पे एक ऐसी घटना घटी थी, घटते घटते बची थी, जिसमें वीआईपी ड्यूटी भी थी और लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल था। कैसे आपने दोनों को संभाला? ये 12 अगस्त 2008 की घटना है। वहाँ पे वीआईपी विजिट चल रहा था। ब्यावरा से लगभग 200 मीटर दूर एक पीपल चौराहा है, वहाँ पे वीआईपी की आम सभा चल रही थी। मेरा फोर्स आम सभा में लगा हुआ था और मैं भी वहाँ था। तो मैंने देखा उसी समय एक फ्लाइंग क्लब बैरागढ़ एयरपोर्ट फ्लाइंग क्लब का एक प्रशिक्षु विमान बैरागढ़ नगर के ऊपर से काफ़ी देर से चक्कर लगा रहा था और थाने तरफ आता था और नीचे झुकता था फिर चला जाता था। इस तरह से 6-7 चक्कर उसने लगाए होंगे। तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि या तो ये भटक गया है या इसमें कोई खराबी आ गई है। मैंने तत्काल एसपी साहब को बताया। एसपी साहब उस समय दिलीप कुमार आर्य साहब थे। उन्होंने कहा ठीक है, कंट्रोल रूम को बताओ। क्योंकि मैं बैरागढ़ थाने में पदस्थ रहा हूँ तो स्टेट हैंगर पे स्टेट लेन में जब भी कोई वीआईपी आता था जाता था तो उसको छोड़ने और लेने के लिए मैं वहाँ जाता रहता था। तो मैंने जैसे ही एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया, उनसे संपर्क किया, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे इसका फ्लाइंग क्लब का एक विमान भटक गया है, हमारा संपर्क टूट गया है उससे। वो कहाँ पे है? तो मैंने बताया ब्यावरा के ऊपर वो मंडरा रहा है। तो उन्होंने पूछा ये ब्यावरा कहाँ है? मैंने बताया गुना नरसिंहगढ़ के बीच में है, भोपाल से लगभग 110 किलोमीटर। उन्होंने तत्काल वहाँ से अपने दूसरे अन्य विमान भेज के उसको अपने कंट्रोल में लिया और उसको फॉलो करते हुए वहाँ बैरागढ़ एयरपोर्ट पे ले आए और वहाँ पे उसको लैंड कराया। जब उस प्लेन को लैंड कराया तो उसमें सिर्फ मात्र 5 मिनट का ईंधन बचा हुआ था। अगर 5 मिनट और वो आसमान में घूमता तो निश्चित ही वो, मतलब अगर 5 मिनट में अगर वो नहीं लैंड होता तो क्रैश होता और कोई बड़ी घटना हो जाती। वो कहीं भी गिर सकता था, सभा में के ऊपर भी गिर सकता था या अन्य किसी मकान पे गिर सकता था। तो बहुत बड़ी घटना बच गई, जिले की बदनामी होती जिले। और इसमें सबसे बड़ी खास बात थी ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के सुपुत्र थे। वो जब पता लगाए तो उसमें प्रशिक्षु पायलट समीर साहिनी उसको चला रहे थे और समीर साहिनी उस समय तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी राकेश साहिनी जो भोपाल चीफ सेक्रेटरी थे उनके पुत्र थे। तो पूरा प्रशासन वहाँ उनके इंतजार में एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। अगर फील्ड पे अगर पुलिस को सफल होना है, पुलिस अधिकारी को, तो क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं, क्या खासियत होनी चाहिए? एक तो पुलिस अधिकारी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका वजन उसके शारीरिक फिटनेस के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि यही सब चीज़ें, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वजन अच्छा रहेगा तो उसका दिमाग भी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, पुलिस अधिकारी को आलसी नहीं होना चाहिए। आलस पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन है। पुलिस का क्या, सभी का दुश्मन है। जो करना है जो ठान लिया सो करना है। पुलिस के लिए जितना प्रेशर रहता है, लेकिन वो एक खाकी को देख के बहुत खुश होता है कि खाकी वर्दी है मेरे पास। मुझे तो जब मैं थानेदार बना तो मेरी माँ बहुत वृद्ध थी उस समय, मैं 22 साल की उम्र में थानेदार बन गया था। तो गांव वाले कहते थे देखो थानेदार की माँ जा रही है। तो वो बहुत खुश होते। पहले माँ को सदर वाली बोलते थे, सदर सागर में एक सदर है। तो फिर वो कहने लगे वो थानेदार की माँ जा रही। तो मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगता था, आज भी माँ की याद आती है। अब रिटायरमेंट के बाद खाली वक्त कैसे गुजरता है? कुछ नहीं, अपना स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देता हूँ और कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पे जाऊँ। अभी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, गंगा सागर सब परिवार के साथ पूरा अब समय बीत मैसेज और मैं दोनों। एक आखिरी सवाल की क्या कहना चाहेंगे आप हमारे जो नए पुलिस अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं कि कैसे वो अपना एक सफल करियर पुलिस महकमे बना पाए और एक उदाहरण पेश कर पाए? अप टू डेट जो हमारे नए अधिकारी आ रहे हैं उनसे हमारा यही कहना है, अप टू डेट
अपराधी के पीछे नहीं, अपराधी से एक कदम आगे। संयम, क्रोध माने नष्ट होने की सबसे बड़ी जड़ है। 1 सेकंड का क्रोध, आपके पास ऐसी ऐसी घटनाएं आएंगी। एक पुलिस अधिकारी के लिए एक स्टेज का बहुत अच्छा कलाकार होना चाहिए। वक्त आए रुला दो, वक्त आए हंसा दो। थैंक यू सर, इतनी अच्छी सीख के साथ सर ने कहा वक्त आए हंसा दो, वक्त आए रुला दो और संयम रखो और सबसे ज़्यादा अप टू डेट रहो। इसी के साथ आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ। नमस्ते। नमस्ते।